मेरा नाम ऋचा है। शाम ढलने लगी थी और मैं अपने दरवाजे पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी कि कब मेरी माँ घर वापस आए और मैं पेट भरकर खाना खा सकूं। गरीबी भी इंसान को हर दुख झेलने पर हुनर सिखा देती है। वक्त गुजरता जा रहा था, रात हो गई थी, लेकिन मेरी माँ अभी तक घर नहीं आई थी। मैं उनका सुबह से इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा था कि बेटा 2 घंटे के बाद मैं घर वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आऊंगी, मगर माँ तो अभी तक घर वापस नहीं आई थी। मैंने जब से आँख खोली थी, गरीबी को ही अपना मुकद्दर पाया था और सिर्फ अपनी माँ को देखा था। मैं नहीं जानती थी भाई बहन जैसा रिश्ता किसे कहते हैं, ये लोग कौन होते हैं। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पिता का प्यार कैसा होता है। मैंने अपने पिता को नहीं देखा था। हाँ, अगर मैं बचपन से लेकर अब तक किसी चीज़ को लगातार देखती आई थी तो वो ये थी कि मेरी माँ हमेशा रोया करती थी, भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती थी कि ये हमारे साथ क्या हो गया। मेरी बेटी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दो ताकि जो समय मैंने गुजारा है वो मेरी बेटी को ना गुजारना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। घड़ी पर नज़र डाली तो 9 बज गए थे। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया था। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको खाकर मैं अपना गुजारा कर सकती। फिर मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। नींद मुझे कब आ गई पता ही नहीं चला। मेरी आंख दरवाजे की दस्तक पर खुली। मैं फौरन घबराकर उठी और दरवाज़ा खोलने गई तो मेरी आंखों को सुकून मिल गया। दरवाजे पर माँ थी, लेकिन उनके चेहरे पर दुनिया जहान की थकावट नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से माँ को संभाला। मेरी तरह वो भी भूखी प्यासी थी। मैंने कहा, माँ तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तुमने तो कहा था कि 2 घंटे में वापस आ रही हूँ, लेकिन देखो ना, पूरा दिन खत्म हो गया। मेरा भूख से बुरा हाल हो गया। माँ ने मेरा चेहरा सहलाया और कहने लगी कि मेरी बेटी, तू फिक्र मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी, मगर आज माफ़ कर दे, मुझे थोड़ी देर हो गई। उन्होंने थैली मेरे हाथ में दी और कहने लगी, मैं इसमें तेरे लिए समोसे और जलेबी लेकर आई हूँ, इसे प्लेट में कर, हम दोनों माँ बेटी बैठकर खाते हैं। माँ को मैं कमरे में ले आई थी और फिर जल्दी से मैंने गरम गरम समोसे और जलेबी प्लेट में किए। इस समय मुझे सिर्फ भूख लग रही थी और भूख के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत थकी हुई थी। उनसे तो थकन की वजह से ठीक से खाया भी नहीं जा रहा था। माँ इतने ढेर सारे समोसे और जलेबी लेकर आई थी कि मेरा तो पेट भर गया था, लेकिन मेरी माँ ने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने माँ से नरमी से पूछा, माँ तुम कहाँ चली गई थी? माँ ने कहा कि बेटा, बस तेरे लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए गई थी, कल भी चली जाऊंगी और कल तू मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास तो पैसे नहीं थे, आप ये सब सामान कैसे लेकर आई हो? क्या किया आपने? मैं जानती थी कि मेरी माँ कहीं ना कहीं से मांग कर ही लाई होगी, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मेरी माँ कपड़ों की सिलाई किया करती थी, लेकिन एक रात हमारे यहाँ चोर आ गए। वैसे भी हम लोग गरीब थे, हमारे यहाँ कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं थी। घर में मामूली सा सामान, थोड़े बहुत कपड़े और थोड़े बहुत बर्तन थे, जिसको हम दोनों माँ बेटी इस्तेमाल कर लिया करते थे। अगर कोई कीमती चीज़ थी तो वो थी मेरी माँ का रोज़गार, मतलब कि उनकी सिलाई मशीन। चोरों ने हमारे रोज़गार को हमसे छीन लिया, वो उसे ही चुरा कर ले गए। उन्होंने उसे बेचकर चंद पैसे तो कमा लिए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई हमसे छीन कर ले गए थे। तब से ही मेरी माँ बहुत उदास रहती थी। इतने पैसे नहीं हो पाए कि हम दोबारा से सिलाई मशीन ले पाते, और फिर जब सिलाई मशीन नहीं थी तो लोगों ने सिलाई पर कपड़े देना भी बंद कर दिए। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हम लोग भूखे मरने लगे। भूख से हमारा बुरा हाल होने लगा। मेरी माँ खुद तो भूखी रह सकती थी, लेकिन मुझे नहीं रहने दे सकती थी। इसलिए वो लोगों के दरवाजे पर जाकर उनका दरवाज़ा पीटती थी और उनसे कहती थी कि मेरी बेटी भूखी है, खाने के लिए कुछ दे दो। वो बहुत सारे लोगों के घरों में जाती थी। कोई उन्हें खाना दे देता तो कोई उन्हें खाना नहीं देता था, बल्कि धुतकार कर भेज दिया करता था। जैसे ही मेरी माँ को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत खाना मिल जाता तो वो फौरन ही उसे लेकर घर आ जाती थी और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाया करते थे। लेकिन आज तो माँ ने एक अजीब सी दास्तां सुनाई थी। उन्होंने बताया कि आज जब मैं पीछे वाली गली में एक औरत के दरवाजे पर गई तो उसने कहा कि बहन, मैं तुम्हें खाना तो दे दूं, लेकिन तुम रोज़ यहाँ आ जाती हो खाना मांगने के लिए। अगर तुम इतनी ही परेशान हो तो लोगों के घरों में काम कर लो ना, वहाँ तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और अगर किसी का बचा कुचा खाना होगा तो वो भी तुम्हें दे दिया करेगा।
तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है। अब तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि तुम भीख मांगने पर उतर आओ। मैं तुम्हें पिछले 1 साल से देख रही हूँ। अगर तुम्हारे घर में चोरी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हिम्मत हार जाओ। मेहनत करने वालों के साथ ऊपर वाला होता है। माँ ने कहा कि बस। तभी से मुझे ये एहसास हुआ कि अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है, फिर मैं क्यों भीख मांग रही हूँ। इसलिए माँ ने कहा कि मैंने उसी औरत से बात की और कहा, क्या तुम मुझे अपने घर में काम करने दे सकती हो? क्या तुम मुझे पैसे दोगी अगर मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूँ तो? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे घर में झाड़ू बर्तन कर दोगी तो मैं तुम्हें शाम तक की तनख्वाह दे दूंगी। उस औरत ने मेरी माँ से सारा दिन अपने घर का काम लिया और फिर उसके बाद माँ को 300 रुपये दे दिए। मेरी माँ ने घर आते समय उन्हीं पैसों से समोसे और जलेबी ले ली और कुछ बचे हुए पैसे वो घर लेकर आ गई थी। मुझे उस दिन बहुत ही बुरा लग रहा था और मैं सोच रही थी कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। आखिर कब तक हम लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे? कब हमें सुकून की रोटी नसीब होगी? मैं और मेरी माँ फूट फूट कर रो रहे थे। फिर वक्त गुजर गया और मेरी माँ रोज़ उस घर में जाकर काम किया करती थी। अब माँ अक्सर घर में रात को ही मिलती थी या फिर सुबह सवेरे। मैंने देखा था कि हमारे यहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। उसकी उम्र लगभग 65 साल होगी। ये औरत कौन थी इसको मैं नहीं जानती थी, जो हर साल में 1 या 2 बार आती थी और मेरी माँ को कुछ पैसे देकर चली जाती थी। मैं जब भी अपनी माँ से पूछती कि ये औरत कौन है तो वो मुझे कुछ बताती ही नहीं थी। लेकिन अब ये औरत मेरी माँ के पीछे आई थी। हर बार इनका चेहरा छुपा हुआ होता था। मैं सिर्फ इनका बूढ़ा शरीर देख पाती थी, लेकिन आज मैंने उनका चेहरा देख लिया था। आज जब वो अपनी गाड़ी से उतरकर मेरे घर की तरफ आ रही थी तब मैंने उसको अपनी छत पर से देख लिया था। मैं फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो उन्होंने मुझे गहरी नज़रों से देखा और फ़ौरन अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा कि आपको चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको देख लिया है। आप मुझसे क्या छुपाती हो और आप कौन हो? मेरी माँ तो आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताती। वो घबराने लगी और बोली कि ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी माँ की जानने वाली हूँ। ये पैसे लो और अपनी माँ को दे देना। मैंने कहा, आप कौन हो जो हर बार हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती हो और हमें थोड़े से पैसे देकर चली जाती हो, और आप इतने इतने दिनों में यहाँ क्यों आती हो? उस औरत ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से जाने लगी। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि आप कौन हो, मगर उन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि बेटी अपनी माँ से कहना कि अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन आइंदा तुम लोगों की मदद करने के लिए नहीं आ सकूँगी। तुम लोग अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुकी थी। मुझे अब इंतज़ार था कि मेरी माँ घर कब वापस आएगी और मैं उनको इस औरत के बारे में बताऊंगी। माँ घर आई तो मैंने उनको उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया और अपनी माँ से पूछा कि माँ आखिर क्या बात है, ये औरत कौन थी? मैंने देखा था कि वो हमेशा ही यहाँ आती है। मैं आपसे उनके बारे में कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन आपने मुझे उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। आखिर क्या बात है? माँ कहने लगी कि बेटा तुम्हें उनके बारे में भी सब पता चल जाएगा, लेकिन मैं तो अभी जानना चाहती थी, पर मुझे याद आया कि वो मुझे बताकर गई हैं कि आइंदा वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। मेरी बात सुनकर माँ 1 मिनट के लिए खामोश हो गई। उनकी आंखों में आंसू उतर आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे लाख पूछने के बावजूद भी मुझे नहीं पता चल सका कि वो औरत कौन थी और हमारे लिए पैसे लेकर क्यों आया करती थी, और ना ही मुझे मेरी माँ ने कुछ बताया। वक्त गुजर गया और एक दिन ऐसा आया जब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वक्त और हालात ने उन्हें बहुत ज़्यादा बूढ़ा और बीमार कर दिया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे डर लगने लगा था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, लेकिन मेरा ये डर सही साबित हो गया था। मेरी माँ जब बीमार हुई तो वो काम पर न जा सकी और घर में फिर से पैसों की कमी हो गई, जिसकी वजह से माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उनको इलाज नहीं मिला और फिर उन्होंने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। उनकी मौत पर मैं बिलख बिलख कर रोई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी की इकलौती साथी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ मुझे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। मैं बहुत सीधी लड़की थी। मैं कुछ नहीं जानती थी क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया ज़्यादा नहीं देखी थी। मेरी माँ ने कभी मुझे दुनिया वालों के सामने नहीं आने दिया था। माँ कहती थी कि तुम मेरी इकलौती अमानत हो, मैं तुम्हें लोगों के सामने नहीं जाने दे सकती। ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं उनका मैं अकेले ही सामना कर लूँगी, मगर कभी भी अपनी बेटी को परेशानियों के हवाले नहीं कर सकती,
लेकिन अब तो वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। लोग कहते थे कि बेचारे की किस्मत तो देखो, पहले पिता नहीं रहा और अब माँ भी इसे छोड़कर चली गई। पहले तो इसकी माँ मांग मांग कर या फिर नौकरी करके इसका और अपना पेट भर लिया करती थी, लेकिन अब ये बेचारी अकेली क्या करेगी। माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। दिन रात रोती रहती थी, भूखी प्यासी घर में रहती थी, जिसकी वजह से मेरी सेहत बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरे पास इस छोटे से टूटे फूटे घर के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत तेज़ भूख लगती थी। पहले तो मेरी माँ मुझे खाना लाकर दे दिया करती थी, लेकिन अब मैं कहाँ से खाती? क्या मैं मांगने पर उतर आऊँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि बेटा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कभी तुम पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। वक्त जैसा भी हो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन कभी तुम्हें मेहनत करने नहीं दूंगी, कभी तुम्हें लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। जो कुछ मैंने झेला है वो मेरी किस्मत है, तुम्हारी नहीं। माँ गलत कहती थी। अब ये सब कुछ मेरी किस्मत में भी शामिल हो गया था। दिल को तो समझा लिया करती थी, लेकिन इस पेट को कैसे समझाती? मेरा पेट खाने को मांगता था। मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी माँ की तरह नौकरी करनी चाहिए। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? कब तक मैं भूखी प्यासी रहूँगी? ऐसे तो मैं मर सकती थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बस लिखना और पढ़ना जानती थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी माँ ने सिखाया था। कभी मैं स्कूल नहीं गई थी। मोहल्ले की एक औरत थी, मैंने उनसे कहा था कि कहीं पर झाड़ू बर्तन का काम हो तो मैं वो कर लिया करूँगी। उन्होंने कहा था कि बेटा, मैं जल्दी तुझे किसी काम से लगवा दूँगी ताकि तुझे पैसे मिल सके और तेरा गुजारा हो सके। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि वो मेरी पड़ोसन तो थी ही, लेकिन मेरा ख्याल भी रखती थी। माँ के जाने के बाद उन्हें मुझसे ज़्यादा ही हमदर्दी होने लगी थी। उन्होंने मुझे एक बंगले के बारे में बताया, कहा कि वहाँ पर नौकरानी की ज़रूरत है, अगर तू वहाँ जाकर काम करना चाहे तो कर सकती है। मैं तो फ़ौरन ही मान गई थी। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि ये बंगला तो बहुत बड़ा था। यहाँ की मालकिन ने जब मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, जवान लड़की है, काम फुर्ती के साथ करेगी, ठीक है, तुम्हें काम पर रख लेते हैं, मगर याद रखना कि हमारे यहाँ काम करने के बड़े पक्के उसूल हैं। हम लोग किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करते और नौकरों के साथ यहाँ सिर्फ नौकरों जैसा ही सलूक किया जाता है। मैंने देखा था कि वहाँ ज़्यादा नौकर नहीं थे। शायद मालिकों के बर्ताव की वजह से वहाँ पर कोई नौकर टिकता नहीं था। मैंने इस बंगले में नज़र दौड़ाकर देखा तो सोचा कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा सिर्फ एक ही नौकरानी है। अब इतने बड़े बंगले में ढेर सारे काम तो होते होंगे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ काम मिल रहा है, यही बहुत है। खाने को खाना भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। ऐसा ना हो कि ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाए। मैंने सोचा कि मैं इसको हाथ से नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैंने मालकिन की सारी बातें मान ली थी और कहा था कि मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं यहाँ पर काम करने लगी और यहाँ पर एक मालकिन थी, खूबसूरत सी औरत, लगभग 40 साल की होंगी। उसका पति था और उसके 2 बच्चे थे, बाकी यहाँ और कोई नहीं था। मालिक और मालकिन दोनों का ही बिहेवियर बड़ा ख़तरनाक था। वो लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। उनको अपनी दौलत का बड़ा ही घमंड था। कई दिन मुझे यहाँ पर काम करते हुए गुजर गए थे। मुझ पर काम का बहुत ज़्यादा लोड था, मगर सुकून था कि पेट भर के खाना तो मिल रहा था। यहाँ पर मालिकों के आगे का बचा हुआ खाना हमें दे दिया जाता था, हम उसको पेट भर कर खा लिया करते थे। मालकिन और मालिक बड़े ही तेज़ थे। मुझसे अगर कोई गलती हो जाती तो मुझे इतनी बातें सुनाया करते थे कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। मालकिन तो ऐसी औरत थी जिनकी बात के आगे कोई ज़ुबान नहीं खोल सकता था। यहाँ तक कि मालिक, जो कि उनके पति थे, वो भी उनसे डर कर रहते थे। मैं जानती थी कि औरत ना ही सिर्फ कड़क बिहेवियर की है, बल्कि नौकरों से बहुत बदसलूकी से पेश आती है। और मेरी उम्मीद के मुताबिक जैसे ही उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा तो उनके चेहरे पर शिकंज उभर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कामचोर लग रही हो। आजकल की नौकरानियाँ बस चालाक हो गई हैं, काम कम करती हैं और बातें ज़्यादा। मैं खामोश नज़र झुकाकर अपने काम में लगी रही थी। मैं उनसे उलझ नहीं सकती थी, मुझे तो बस अपना काम करना था। मगर दिन भर उनके डांट डपट जारी रही थी। मैं और मेरे साथ वाली नौकरानी शालू, हम दोनों ही बहुत मजबूर थे, इसलिए तो यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, वरना हमारी जगह यहाँ कभी कोई टिक भी नहीं सकता था। वो मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी, कभी किसी न किसी बहाने मुझे बुरा भला कहती।
अब मैं यहाँ रहकर दिन रात नौकरी करने लगी थी, क्योंकि यहाँ मुझे खाना खाने के साथ साथ पैसे भी मिलते थे और रहने की जगह भी दे दी गई थी। मेरा एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर मैं रात को सारे काम से निपटने के बाद सोने के लिए लेट जाती थी। उस रात भी मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। रात का सन्नाटा गहरा था। कमरे में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं नींद में थी, मगर अचानक मेरे इर्द गिर्द एक अजीब सी दुनिया आबाद होने लगी। मैंने सपने में देखा कि मैंने खुद को एक पुरानी जगह पर पाया है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, दीवार पर मकड़ी के जाले लटक रहे हैं और जगह जगह धूल है। कोई है जो मुझे पुकार रहा है, जो कह रहा है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब जहाँ तुम आ चुकी हो, ये जगह तुम्हारे लिए परेशानी की नहीं है। तुम्हें सिर्फ परेशान किया जा रहा है। ये सब कुछ तुम्हारा है। ये आराम, ये सुकून भरा घर, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। अभी मैं सपने में खोई हुई ही थी जब अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं जब उठकर बैठी तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे इस घर में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ ऐसा जो मुझे किसी अनजान रास्ते की तरफ इशारा दे रहा है। मगर क्या, क्यों मुझे इस घर में आने के बाद अजीब अजीब सा लगता था। जब से मैं यहाँ परमानेंट रहने के लिए आई थी, तब से मुझे इस तरह के सपने हमेशा आते रहते थे। मैं देखती थी कि कोई है जो मुझसे कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत सुकून की जगह है ये, लेकिन मुझे तो नहीं लगता था कि ये जगह मेरे लिए सुकून की है। यहाँ सुबह सवेरे उठना पड़ता था। मेरी माँ ने तो कभी मुझसे तेज़ आवाज़ में बात तक नहीं की थी, लेकिन मालकिन के काम में अगर 1 मिनट की भी देर हो जाती थी तो वो सारा दिन इतनी बातें सुनाया करती थी कि मुझे अपनी माँ याद आ जाती थी। मैं सोचती थी कि कभी मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं, मुझे डांटा नहीं, मगर ये औरत जो मुंह में आता है मुझे कह देती है। इसका पति भी कुछ इसी तरह का बदतमीज़ इंसान था, जो नौकरों को नौकर नहीं बल्कि जानवर समझता था और हमारे साथ जानवरों के जैसा ही सलूक किया जाता था। अगर हमसे किसी काम में कोई गलती हो जाती तो हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी और देर हो जाती तो बार बार नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। एक दिन मालिक और मालकिन घर से बाहर गए हुए थे। दिवाली आने वाली थी, इसलिए हमें पूरे बंगले की सफाई का हुक्म दिया गया था। मैं नीचे की तरफ के मौजूद कमरों की सफाई कर रही थी और शालू ऊपर की तरफ सफाई करने के लिए चली गई थी। सबसे नीचे एक तरफ को एक पुराना सा स्टोर रूम बना हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे सफाई की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। जब मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और मैं वहां दाखिल हुई तो मैंने वहां की सफाई की। सफाई करते करते अचानक मेरी नज़र एक तरफ रखे हुए कुर्सियों के ढेर पर गई, जहां पुरानी टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हुई थी। मैं इन कुर्सियों को एक तरफ इकट्ठा करने लगी, तभी अचानक मेरी नज़र एक ऐसी जगह पर गई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। इन कुर्सियों के ढेर के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ था, मगर ये दरवाज़ा स्टोर रूम में क्या कर रहा था? मैंने इधर उधर देखा कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि इस दरवाजे को देखकर मुझे इंटरेस्ट आने लगा था कि मुझे इसको खोलकर देखना चाहिए। हो सकता है ये कोई छोटी सी अलमारी हो। मैंने जैसे ही उसको खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये लकड़ी का दरवाज़ा कोई छोटी सी अलमारी नहीं था, बल्कि ये तो एक रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। यहाँ से मुझे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब कि ये रास्ता कहीं और को जाता था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ जाकर देखती हूँ कि आखिर ये रास्ता किधर जा रहा है। मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरने लगी। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रही थी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही थी, क्योंकि मुझे याद आया कि ये तो वही जगह है जो मैंने अपने सपने में देखी थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे, अंधेरा था, धूल थी और ऐसा लगता था जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। मैंने गहरी सांस ली। मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई यहाँ आ गया और उसने मुझे यहाँ देख लिया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रही थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कोई मौजूद है। फिर मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। ये इस बंगले में बना हुआ तहखाना था। मैंने कमरे के दरवाजे को जैसे ही हाथ लगाया, वो फ़ौरन ही खुल गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे कदम जकड़ लिए हैं। तभी मुझे आवाज़ आई, कौन है वहाँ? मुझे निकालो यहाँ से। मैं उछल पड़ी। आखिर यही इस तहखाने में कौन है? मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वहाँ पर वही बूढ़ी औरत मौजूद थी जो मेरी माँ से मिलने के लिए आया करती थी और उनको पैसे देकर जाती थी। मैं उसके करीब गई और कहने लगी, आप यहाँ कैसे? और ये सब कुछ आपके साथ किसने किया? उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटा, तुम आ गई, तुम यहाँ कैसे आई?
पता है, मेरा दिल जानता था कि एक न एक दिन किस्मत तुम्हें यहाँ खींचकर ज़रूर लाएगी, और देखो किस्मत तुम्हें यहाँ खींचकर ले आई है। लेकिन तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर बंद हूँ, मुझे कैद करके रखा गया है? और किसने किया? उन्होंने कहा कि बेटा, तुम उस दिन पूछ रही थी ना कि आप कौन हो और अपना चेहरा छुपाकर यहाँ क्यों आती हो। मैं तुम्हें अब ज़्यादा समय तक सच्चाई से अनजान नहीं रहने देना चाहती। मैं तुम्हारी दादी हूँ बेटा, इस घर की मालकिन। ये सब कुछ तुम्हारे पिता का था, लेकिन तुम्हारे पिता से ये सब कुछ छीन लिया गया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से निकाल दिया गया। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो? उन्होंने कहा कि बेटा, मैं सच कह रही हूँ। देखो, अगर मैं कभी भी झूठ कह रही होती तो किस्मत तुम्हें यहाँ खींचकर नहीं लाती। किस्मत तुम्हें तुम्हारे असली घर में वापस लेकर आ गई है बेटा, जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। इस घर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी माँ ने और मैंने यहाँ तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था, लेकिन जब तुम 4 महीने की थी और तुम्हारे पिता की मौत हो गई तो तुम्हारे पिता के सौतेले भाई ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जायदाद पर कब्जा करके बैठ गए। बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दादी ही हूँ। तभी तो मैं तुम्हारी माँ से मिलने के लिए आया करती थी। मुझे तुम्हारी माँ से बहुत हमदर्दी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा सौतेला बेटा मेरे सगे बेटे की जायदाद पर कब्जा करके बैठ जाएगा। दरअसल मेरे पति ने, जो कि तुम्हारे दादाजी थे, उन्होंने कई सालों पहले मेरे होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी। उस औरत का पहले ही अपने पति से एक बेटा था, लेकिन तुम्हारे दादाजी का सारा कारोबार तुम्हारे पिताजी ही संभाला करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने सगे बेटे के नाम कर दी थी, जो कि इस जायदाद का असल हकदार था। मेरी सौतन तो मर गई, लेकिन उसका बेटा अभी भी जिंदा है। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे पिता की मौत हो गई और उसकी मौत का पूरा फ़ायदा तुम्हारे सौतेले चाचा ने उठाया। उन्होंने तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें और तुम्हारी माँ को ज़बरदस्ती इस घर से निकाल दिया और कभी यहाँ ना आने के लिए कहा। मगर मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मैं तुम्हारी माँ के साथ बहुत हमदर्दी रखती थी। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत थी। मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था। मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे कर सकती थी? एक वक्त ऐसा आया जब तुम्हारे चाचा चाची ने सोचा कि वो लोग तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे। उन्होंने रात के समय प्लान बनाया, जहाँ तुम लोग रहती हो वहाँ वो लोग गुंडे भेज देंगे, ताकि आने वाले समय में कभी भी तुम दोनों माँ बेटी यहाँ पलट कर ना आ सको। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उन दोनों की प्लानिंग को सुन लिया था। मैंने फ़ौरन अपने एक नौकर को तुम्हारी माँ के ठिकाने पर भेज दिया और तुम्हारी माँ और तुम्हें बचाने के लिए कहा। इससे पहले कि मेरे सौतेले बेटे के गुंडे तुम्हारी माँ और तुम तक पहुँचते, मैंने तुम लोगों को वहाँ से गायब करवा दिया था और फिर तुम दोनों माँ बेटी का ठिकाना बदल दिया। तुम दोनों की जान तो बच गई, लेकिन मैं तुम लोगों से दूर हो गई। इसलिए मैं कभी कभी तुम्हारी माँ के हालात देखकर उसको पैसे देने के लिए आ जाती थी। लेकिन कुछ समय पहले इन दोनों पति पत्नी को शक हो गया कि तुम दोनों के बारे में मैं जानती हूँ और तुमसे मिलने जाती हूँ। इसलिए इन दोनों ने मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। मुझे यहाँ बंद कर दिया और कहा कि यहाँ बंद रहना ही मेरी सज़ा है। ये दोनों पति पत्नी जो इस घर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये दोनों तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार देना चाहते हैं। बेटा, तुम अपनी जान बचा लो। अपनी दादी की बातें सुनकर मैं उनके कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा, किसी मुसीबत में मत फंसो, बल्कि तुम यहाँ से जाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। मैंने कहा, ये बात तो कभी मुझे मेरी माँ ने भी नहीं बताई कि आप मेरी दादी हो। दादी जी, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों माँ बीमारी के कारण मर गई तो मैं भूख से तड़प रही थी, इसलिए मैं यहाँ बंगले में काम करने के लिए आ गई। तो क्या इस बंगले में रहने वाले लोग ही मेरे चाचा चाची हैं और वही मुझे मारना चाहते हैं? दादी कहने लगी कि हाँ बेटी, यही है वो लोग। मगर तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और क्या ये तुम्हें पहचानते हैं? मैंने कहा कि नहीं, ये लोग मुझे नहीं पहचानते। इनको नहीं पता कि मैं इस औरत की बेटी हूँ जिनको ये लोग मारना चाहते हैं। अब जब मेरी माँ दुनिया में नहीं रही और मेरे पिता की दौलत पर ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। मैं तो यहाँ नौकरी करने के लिए आई थी। आज दिवाली आने की वजह से पूरे घर की सफाइयाँ हो रही हैं। मैं तो इस स्टोर रूम में सफाई करने के लिए आई थी। अचानक मेरी नज़र उस छोटे से दरवाजे पर गई और उसको पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई। शायद किस्मत मुझे आपसे मिलवाना चाहती थी। दादी ने कहा कि बेटा, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपने पिता की जायदाद अपने कब्जे में कर लोगी
और इन लोगों से बदला ज़रूर लोगी। इन्होंने मुझे बहुत सताया है। मेरी बहू, मेरी पोती को मुझसे दूर कर दिया और अब ये लोग मुझे तुम्हारे बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं मर जाऊंगी, इनको तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगी। बेटा, तुम अपने हक के लिए लड़ोगी ना? मैंने कहा कि दादी जी, मैं लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन ये सब कैसे होगा? मैं तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। दादी जी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे यहाँ मिलने अब नहीं आओगी, क्योंकि यहाँ आना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। जब तक तुम्हें जीत हासिल नहीं हो जाती, तब तक तुम यहाँ मत आना। एक हल है जो अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम कानूनी तौर पर इन दोनों को इस घर से निकलवा सकती हो। वो ये है कि तुम इनके पास मौजूद प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स अपने कब्जे में कर सकती हो और कोर्ट में असली पेपर पेश करके ये बात साबित कर सकती हो कि तुम्हारे पिता की जायदाद पर कब्जा किया गया है। अगर असली कागजात कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये सारी जायदाद तुम्हारे पिता की है और तुम अपने पिता की इकलौती बेटी हो, इसलिए सब कुछ कानूनी तौर पर तुम्हें दे दिया जाएगा। मैंने दादी की बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था और दादी से वादा किया था कि मैं आपको यहाँ से छुड़ाकर ही रहूँगी। मेरी माँ की मौत का सुनकर दादी को बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन उनको मुझसे जो उम्मीद थी मैं उसे पूरा करना चाहती थी। मैं वहाँ से आ गई थी और मैंने कुर्सियों के ढेर को दरवाजे के आगे उसी तरह से लगा दिया था जैसे वो लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं स्टोर रूम से बाहर निकली तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मालकिन स्टोर रूम के दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी, जो कि मेरी सौतेली चाची थी। उनको मैंने गौर से देखा। यही वो औरत थी जो मेरे पिता की जायदाद पर कब्जा करके बैठी थी। ये मेरी दुश्मन थी, मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरा और मेरे पिता का है। उसने कहा कि अंदर क्या कर रही थी? कब से तुम अंदर गई हुई थी? मैंने कहा कि मैं तो सफाई करने के लिए गई हुई थी। कहने लगी कि हो गई सफाई? मैंने कहा कि जी हो गई। उन्होंने कहा, स्टोर रूम की सफाई इतनी देर में होती है क्या? चलो जाकर दूसरा काम देखो। मैं तो वापस आ गई थी और दूसरे काम में बिजी हो गई थी, लेकिन अब मेरा इस घर में रहने का और काम करने का मकसद कुछ और बन चुका था। अब मुझे यहाँ काम भी करना था और साथ ही साथ काम के बहाने से जायदाद के असली कागजात भी अपने हाथ में लेने थे। मैं सोचती थी कि मैं तो एक गरीब और बेसहारा लड़की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इस तरह से मुझे पलटकर मेरी हकीकत का सामना करवाएगी। इन लोगों की वजह से मैं और मेरी माँ मामूली सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए थे। सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती और मेरे अंदर एक आग सी भड़कने लगी। ये वही लोग थे जिन्होंने मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ और मुझे बेघर कर दिया था, और ये वही लोग थे जिन्होंने मेरी दादी पर भी अत्याचार किए। अगर उन्हें पता चले कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी विरासत पर वो ऐश कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस सच्चाई का केस अपने हक के लिए लड़ूंगी। क्या मुझे खुश होना चाहिए था या फिर मुझे दुखी होना चाहिए था? मैंने अब अपने प्लान पर फोकस करना शुरू कर दिया था। हर अमीर आदमी जायदाद के कागजात या तो अपने घर की तिजोरी में रखता है या फिर बैंक की तिजोरी में। मुझे इन लोगों का पीछा करना था और देखना था ताकि आखिर इन्होंने ये जायदाद के पेपर कहाँ रखे थे। लेकिन ये काम मैं कब और कैसे कर सकती थी, ये मेरी समझ नहीं आ रहा था। मुझे किसी भी तरह से पूरे घर की तलाशी लेनी थी। जो प्लान मेरे दिमाग में आ रहा था, मुझे उस पर फोकस करना था। मैंने खामोशी से रात के खाने में नींद की दवाई मिला दी और ये नींद की दवाई मैं खुद जाकर मेडिकल स्टोर से लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ का राशन वगैरह भी मैं ही लेकर आती थी, इसलिए किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। खाना शालू बनाया करती थी। शालू ने जब रात का खाना बना दिया तो मैंने उसमें खामोशी से नींद की दवाई मिला दी, और फिर जब रात का खाना खाने के बाद ये लोग गहरी नींद में सो गए तो मैंने घर की अच्छे से तलाशी ली। भले ही मुझे घर की तलाशी लेने में 2-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैंने हर कमरे में जाकर अलमारी की तिजोरियों को चेक किया था, और फिर फाइनली मुझे स्टडी रूम में जाना पड़ा जहाँ पर एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। ये लोग बहुत चालाक थे। इन्होंने अपने कमरे की अलमारी में कागजात के पेपर्स को नहीं रखा था, बल्कि स्टडी रूम में जो अलमारी रखी थी उसमें पेपर्स रखे थे। बहुत ढूंढने के बाद ये पेपर्स मेरे हाथ लगे थे। दादी ने बिल्कुल सच कहा था, इसमें मेरे पिता का नाम लिखा हुआ था। मुझे मेरी माँ ने मेरे पिता का नाम तो बताया था, मैंने उनका फ़ोटो भी देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पिता इतने अमीर आदमी थे।
मैं जानती थी कि अगले दिन जब ये लोग होश में आएंगे तो समझ जाएंगे कि रात उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए मैंने खामोशी से वो पेपर लिए और मैं उसी समय घर से निकल गई थी। लेकिन जाने से पहले मैंने वो काम किया था जिसको करने से मुझे दादी ने मना किया था। लेकिन अब मैं कामयाबी की दहलीज तक पहुंच गई थी, इसलिए मैं अपनी दादी को उस तहखाने से निकालने के लिए चली गई। दादी को मैंने जब पेपर दिखाए तो दादी की खुशी के ठिकाने नहीं थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। दादी ने कहा कि बेटा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवाओगी। अब जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं दादी को लेकर वहाँ से निकल आई थी। एक ही रात में मेरे सौतेले चाचा और चाची की पूरी दुनिया बदल कर रह गई थी। वो लोग नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या हुआ। मैं फ़ौरन ही वकील के ऑफिस पहुँची। मेरे साथ मेरी बूढ़ी दादी भी थी। मुझे अपने पिता की जायदाद वापस चाहिए थी। मेरी आवाज़ मजबूत थी और इस बार मैं नौकरानी के शब्दों में नहीं बोल रही थी, बल्कि एक मालिक की बेटी की आवाज़ में बोल रही थी। वकील ने गौर से वो कागजात देखे और फिर मेरी तरफ देखा। वो कहने लगे, ये सब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर ये पेपर्स असली हैं तो इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर सारी जायदाद आपकी है। ये सुनकर मेरे और मेरी दादी के दिल को सुकून मिल गया था। वकील ने अगली बार सवाल किया कि आप तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? ये आसान नहीं होगा। ये लोग बरसों से उस बंगले में कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, वो चाहे कुछ भी करें, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरा और मेरे पिता का हक है। उन्होंने कहा, तो फिर ठीक है, हम कानूनी कार्यवाही शुरू करते हैं। मैंने महसूस किया कि ये चीज़ आसान नहीं होने वाली थी। मेरे चाचा विनोद शर्मा और उनकी पत्नी नीलिमा शर्मा ने पूरी ताकत लगा दी थी कि वो ये केस जीत सकें। उन्होंने झूठे गवाह खड़े कर दिए थे, झूठे पेपर्स कोर्ट में पेश कर दिए थे और मुझे बदनाम करने की कोशिश की कि ये झूठ बोल रही है। मेरी सौतेली चाची नीलिमा शर्मा ने कोर्ट में कहा कि जज साहब, ये एक मामूली नौकरानी है जो खुद को इस परिवार का मेंबर साबित करना चाहती है। मैंने खामोशी से जज की तरफ देखा, फिर मजबूत शब्दों में कहा कि मेरे पास असली पेपर्स हैं जो मेरे पिता की निशानी है। वो कागज़ जिन पर मेरे दादा की वसीयत है। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने इकलौते बेटे नीरज शर्मा के नाम कर दी थी। अगर आप चाहें तो इनका फोरेंसिक टेस्ट भी करवा सकते हैं। जज ने मेरे सौतेले चाचा और चाची की तरफ सख्त नज़रों से देखा। उन्होंने कहा कि हम इन पेपर्स की जांच करवाएंगे। अगर ये असली साबित हुए तो ये बंगला और सारी जायदाद कानूनी तौर पर इस लड़की की होगी। चाचा और चाची का चेहरा फक पड़ गया था। अदालत से बाहर निकलते समय मैंने चाचा जी को सख्ती से कहते हुए सुना कि ये केस हमें ले डूबेगा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। चाची ने गुस्से से कहा कि ये लड़की हमारे हाथ से निकल चुकी है। इस लड़की पर हमें पहले ही शक हो जाना चाहिए था। अगर इसके बारे में मुझे पहले पता होता तो हम इसे पहले ही ख़त्म कर देते। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आया। अब मुझे कोई भी मेरे हक से जुदा नहीं कर सकता था। कई दिनों के बाद जब मैं बंगले के दरवाजे पर पहुंची तो मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं डरी हुई थी कि ये वही घर था जिसमें मेरा जन्म हुआ था। लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में और टूटे फूटे घर में गुजार दी थी। जैसे ही मैं बंगले के अंदर दाखिल हुई तो गार्ड ने फ़ौरन ही जाकर चाचा जी को मेरे बारे में बताया। अब इस घर की हर चीज़ मेरी मुट्ठी में थी। कुछ समय के बाद चाचा जी तेज़ी से चलते हुए आए। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो शॉक्ड रह गए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उनकी आवाज़ में अभी भी रौब और घमंड था जो हमेशा हुआ करता था। मैंने मजबूत शब्दों में कहा कि मैं अपना हक लेने के लिए आई हूँ। उनके चेहरे पर पसीने के कतरे आने लगे थे। मैंने कहा, आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपकी वजह से मेरी माँ ने परेशानी भरा समय गुजारा। अगर हम लोग गरीब न होते और हमारे पास पैसे होते तो मेरी माँ गरीबी के कारण न मरती, उसको अच्छा इलाज मिलता। लेकिन आपकी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपको क्या लगता था कि आप मुझे भी मार दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप मुझे हाथ तक नहीं लगा सकते। दादी मेरे साथ हैं। उनको ये भी पता चल गया था कि मैंने दादी का भी पता लगा लिया था। ये सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं दादी को भी कैद से आज़ाद करवा चुकी हूँ। वो हैरान रह गए और कहने लगे कि तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला। मैंने कहा कि मुझे दादी ने ये बात बताई थी कि मैं इस घर की बेटी हूँ, वरना मुझे तो अपनी औकात कभी पता ही नहीं थी। और दादी अपना बयान कोर्ट में भी साबित कर चुकी हैं। ये बंगला, ये सब कुछ मेरा और मेरी दादी का है। और अब थोड़ी ही देर में पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती ही होगी।
क्योंकि आपने अपनी सौतेली माँ के साथ अभी तक जो किया, आपको उसकी भी तो सज़ा मिलनी है ना। फौरन ही उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आई और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन दोनों पति पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया। उनके दोनों बच्चों को उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया था और ये घर उन दोनों पति पत्नी से खाली करवा लिया गया था। अब इस घर में मैं और मेरी दादी सुकून से रह रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे कि हम ये जंग जीत गए थे। ये काम हमारे लिए बहुत भारी था, लेकिन ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।